ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका कुछ देर तक बगीचे के बीच में लगे रेयर और स्पेशल ऑर्किड के फूलों को देखती रही। अनिका को इतनी गौर से फूलों की ओर देखता हुआ जब आयशा ने नोटिस किया तो धीमी आवाज में आयशा ने अनिका से पूछा, तुम बड़े ही गौर से फूलों को देख रही हो। मुझे पता है कि तुम भी हैरान हो कि एक ही दिन में फूलों के अंदर इतना फर्क कैसे आ गया है। दरअसल मैं भी यही सोच सोच कर हैरान रही हूँ कि आखिर क्या जादू किया है देविका ने इन फूलों पर कि एक ही दिन के अंदर इनका रंग इतना निखर गया है। अनिका ने देविका ने दी हुई प्रिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह से पढ़ ली थी। अनिका की प्रिस्क्रिप्शन और देविका ने दी हुई प्रिस्क्रिप्शन दवाई में ज्यादा फर्क नहीं था, बस एक आध इंग्रेडिएंट्स कम ज्यादा थी। कुछ देर तक अच्छी तरह फूलों को एग्जामिन करने के बाद अनिका ने आयशा की ओर देखकर कहा, इन फूलों को गलत दवाई दी जा रही है। मैं इन फूलों की फितरत को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस दवाई को ठीक से बैलेंस नहीं किया गया है। देविका आंटी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी शामिल हैं जो इन फूलों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और इसलिए मैंने बैलेंस करने के लिए उस इंग्रेडिएंट्स के साथ एक और इंग्रेडिएंट्स शामिल किया है जो होने वाली साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे। हालांकि आयशा खुद भी फूलों के बारे में काफ़ी बहुत जानती थी, मगर फूलों के ट्रीटमेंट के बारे में आयशा ज़्यादा जानकार नहीं थी। आयशा को अनिका के ट्रीटमेंट पर भरोसा था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि अनिका आयशा की होने वाली बहू थी, मगर आयशा अपनी आंखों से देख चुकी थी कि अनिका फूलों के साथ क्या चमत्कार कर सकती थी। जब अनिका और आयशा उस येलो ऑर्किड के पास खड़े होकर उसे गौर से देख रहे थे तब अचानक पीछे से आवाज लगाते हुए देविका ने आयशा से कहा, अरे आयशा, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। फूलों के प्रेमियों के लिए भी यह एक्सहिबिशन रखा गया है, तो बताओ तुम कौन से फूल लाई हो। आयशा ने अपने साथ कोई फूल नहीं लाई थी। आयशा ने हैरान होते हुए देविका से कहा, मैं तो कोई फूल नहीं लाई, एक्सहिबिशन तो तुमने रखा था, फिर मैं अपने फूल पौधे यहाँ लाकर क्या करते। आयशा की यह बात सुनते ही देविका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। देविका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यह एक्सहिबिशन मैंने इसलिए रखा है ताकि न सिर्फ मेरे लाए हुए फूल लोग देख पाएं, बल्कि अपने अपने स्पेशल फूलों को यहाँ एक्सहिबिशन में लाकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका पाएं। मैंने इनविटेशन में साफ तौर से लिखा है कि सभी लोगों को अपने साथ एक ऐसा पौधा लाना है जो उसे लगता हो कि पूरे शहर में सिर्फ उसी के पास है। समथिंग डिफरेंस यू सी, ताकि लोग अलग अलग पौधों की प्रजातियों को देखकर आपस में इंटरेक्ट कर सकें। इसी तरह से तो हम फूल पौधों के प्रेमियों को अलग अलग फूलों को कैसे संभाल कर रखना है इसके बारे में नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। और फिर अगर तुम अपने आप को फूलों का प्रेमी कहती हो तो तुम्हें अपने चहेता फूलों को जरूर एक्सहिबिशन में लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो यह कह रही हूँ कि मैं तो अभी अभी शहर में आई हूँ। अगर मैं शहर में आते ही इस तरह का एक्सहिबिशन ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ तो तुम्हें तो ऐसा एक्सहिबिशन कई सालों पहले ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए था। दरअसल देविका का एक्सहिबिशन ऑर्गेनाइज करने के पीछे सिर्फ एक ही स्वार्थ था, वह किसी भी तरह से ऊंचे खानदान की औरतों में आयशा से ज़्यादा बड़ा स्थान हासिल करना चाहती थी। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही आज देविका हंसराज के साथ थी, मगर फिर भी लोगों की नज़रों में आयशा की इज्जत देविका से कई ज़्यादा थी। और वह इसलिए था क्योंकि लोग जानते थे कि आयशा रोहित की माँ थी। ऊंचे खानदान की औरतों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाकर देविका आयशा की जगह हासिल करना चाहती थी। वह जानती थी कि आयशा फूलों की शौकीन थी और इसलिए खास तौर पर इस तरह का एक्सहिबिशन ऑर्गेनाइज करके वह फूल प्रेमी ऊंचे खानदान की औरतों के बीच यह साबित करना चाहती थी कि फूलों से प्यार होने का आयशा सिर्फ नाटक करती रही थी। फूलों के साथ प्यार करने का कारण और वजह कुछ और नहीं था। देविका की बात का करारा जवाब देते हुए आयशा ने कहा, अगर तुम्हारे लॉजिक से देखा जाए तो हम जिस
किसी चीज़ से प्यार करते हैं उस चीज़ का हमें एक्सहिबिशन करना चाहिए। तब तो ऊंचे खानदान के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो क्या तुम्हारा यह कहना है कि उन लोगों को पैसों का एक्सहिबिशन कर रखना चाहिए, या फिर तुम यह कहना चाहती हो कि ऊंचे खानदान के लोग अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अपने बच्चों की खूबियों का एक्सहिबिशन लगा दें। हम जिसे प्यार करते हैं उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे किसी प्रदर्शनी में लोगों की नुमाइश में लगा दिया करते हैं। आसपास खड़ी औरतों ने जब आयशा का यह जवाब सुना तो एक बार के लिए उन्हें ताली बजाने का मन हुआ। वह अच्छी तरह से जानते थे कि आयशा ने बिना हाथ लगाए ही देविका का गाल लाल कर दिया था, मगर देविका भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। देविका ने आयशा की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चलो मान लेते हैं तुम जो कह रही हो वही सही है और मैं गलत हूँ। तो जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इन फूलों से प्यार करती हूँ और उनकी देखभाल करना अच्छी तरह जानती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करूं? अगर तुम्हारे पास भी कोई नॉलेज है तो उसे शेयर करना सीखो। क्या तुमने वह पुरानी कहावत कभी नहीं सुनी कि बांटने से ज्ञान बढ़ता है? अब कल ही की बात देख लो। इस बेचारे सागर ने लाख कोशिशें की इन पीले ऑर्किड्स को बचाने की, मगर उसे कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा था। मगर जब मैंने इंटरनेट पर इन फूलों की हालत देखी तब मैंने यह फैसला किया कि मुझे सागर की मदद करनी चाहिए। मैं फूलों के ट्रीटमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर चुकी हूँ अमेरिका में, और अगर मेरे पास किसी भी चीज़ की देखभाल करने की जानकारी है तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद अब तक ये फूल मुरझा चुके होते, इस पौधे ने अब तक दम तोड़ दिया होता और इस शहर के सारे लोग इतने रेयर ऑर्किड को देखने से, उसे महसूस करने से बिल्कुल वंचित रह जाते। इस बार अगर आसपास खड़ी औरतों को देविका की बात में काफी दम लगा। ऊंचे खानदान की औरतें ज्यादातर शो ऑफ करने के लिए अजीबोगरीब शौक पाल लेती थीं, जिसमें से एक था गार्डनिंग और रेयर फूलों की परवरिश करना। ज्यादातर औरतें पहले तो यह शौक एक दूसरे को देखा देखी में पाल लेती हैं, मगर टाइम पास करने के साधन कम होने की वजह से धीरे धीरे उन्हें इन चीज का शौक बढ़ने लगता है, और फिर कुछ ऐसे बेतुके एक्सहिबिशन अटेंड करने के बाद उन औरतों को फूलों के बारे 4 बातें पता चल जाती हैं। बस उन्हीं चीज़ों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके एक बड़ा सा डिस्कशन बनाकर यह जताने की कोशिश करती हैं कि उन्हें फूलों और बॉटनी का कितना नॉलेज है। जब देविका ने सबके सामने यह बात कही कि सागर के स्पेशल और रियर येलो ऑर्किड्स को मुरझाने से देविका ने बचाया है, तब अचानक ही अनिका ने अपने दोनों हाथ उस फूल के गमले पर रखते हुए कहा, मुझे लगता है इन फूलों की ट्रीटमेंट गलत हो रही है। यह बात सुनते ही आसपास खड़ी औरतें हैरान रह गईं। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक नहीं किया गया तो कुछ ही घंटों में यह पौधा दम तोड़ देगा। खुद सागर भी अनिका की बात सुनकर काफी हैरान थे। सागर जानता था कि कल तक जो फूलों का पौधा बिल्कुल मरा मरा सा लग रहा था, वह आज काफी तंदुरुस्त नजर आ रहा था, और यह सब कुछ देविका ने दी हुई दवाई के कारण हुआ था। फिर अचानक ही अनिका ने ऐसी बात क्यों कही थी, यह सागर की समझ के बाहर था। जब अनिका ने सबके सामने यह बात कही तो देविका ने बड़ी धीमी और पोलाइट आवाज में अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत जल्द रोहित के साथ शादी करने वाली हो और आयशा को अपनी सास मानती हो, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह सबके सामने जलील करने की कोशिश करो। वैसे इस बार यह कहकर तुमने अपना ही मजाक बना लिया है। लोगों के सामने जरा देखो इन फूलों की ओर। सभी लोग जानते हैं कि कल तक इन फूलों की क्या हालत थी और आज इन फूलों की सेहत में क्या सुधार आया है। यह बात तो सबकी आंखों के सामने है। इस तरह की बेतुकी बात करके तुमने अपना मजाक उड़ाया है, और रोहित के शुभचिंतक होने के नाते मैं नहीं चाहती कि खानदान की होने वाली बहू का मजाक उड़ाया जाए। मैं यह भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने डॉक्टर वांगापटू के अंदर रहकर आयुर्वेदिक पढ़ाई की है, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन सर्जन में से एक हो। मगर इंसानों का इलाज करना और पेड़ पौधों का इलाज करने में काफी फर्क होता है।
काफ़ी अंतर होता है इन दोनों के बीच। और जहाँ तक पेड़ पौधों का सवाल है, मेरे ख्याल से उनके बारे में मुझे तुमसे ज़्यादा समझ है। देविका वैसे तो अनिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रखना चाहती थी, मगर जब अनिका ने सबके सामने फूलों के गलत ट्रीटमेंट की बात की, तब देविका का ईगो हर्ट हो गया था। इस वक्त वह भूल चुकी थी कि उसे अनिका के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना है, ताकि भविष्य में अनिका के जरिए वह रोहित के दिल में भी अपने लिए जगह बना सके। मगर इस वक्त देविका को अनिका में एक ऐसी लड़की दिखाई दे रही थी जिसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और सबसे बड़ी बात देविका को यह खटक रही थी कि अनिका आयशा का साथ दे रही थी। देविका ने अपने दांत कचकचाती हुए अनिका की ओर देखा और कहा, क्या तुम यह बात साबित कर सकती हो कि मैंने इन फूलों को गलत ट्रीटमेंट दी है? क्योंकि मैंने तो यह सबके सामने साबित कर दिया है कि मैंने इन फूलों की जान बचाई है। अगर मैंने सही वक्त पर इन फूलों को दवाई नहीं दी होती तो अब तक इन फूलों से जान निकल चुकी होती। अनिका कुछ देर तक बड़े ही गौर से पीले आर्किड के फूलों को देखती रही। कुछ देर तक अच्छी तरह एग्जामिन करने के बाद अनिका ने सागर की ओर देखकर कहा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही घंटों में यह पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर इसे वक्त पर सही नहीं किया गया तो अफसोस कि आज का एक्सहिबिशन इन फूलों के लिए आखिरी एक्सहिबिशन बनकर रह जाएगा। और उसके बाद हमारे देश में लोग पीले आर्किड्स को सिर्फ किताबों और मैगजीन के जरिए फोटो में देख पाएंगे। जब तक कि यूरोपियन देश का कोई और मेहरबान इन फूलों को हमारे देश में भेजने के लिए राजी नहीं होता। सागर यह बात अच्छी तरह से जानता था कि इन फूलों को देश में लाने का क्या मतलब था। यह फूल बड़ी ही रेयर प्रजाति के फूल थे और सिर्फ यूरोप के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। इन्हें हमारे देश में लाना लगभग नामुमकिन काम था। यूरोपियन फैमिली को बड़ी ऊंची कीमत देकर सागर ने किसी तरह इन फूलों को देश में इंपोर्ट करवाया था। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर अब धीरे धीरे सागर को भी टेंशन होने लगा था। सागर ने उसकी फैमिली के साथ एक करार किया था, अगर इन फूलों को 6 साल के अंदर कुछ हो जाता है तो वह लोग सागर पर लीगल एक्शन ले सकते थे। देविका ने भी सागर के चेहरे पे परेशानी पढ़ ली थी। तभी देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात अगर मान ली जाए तो क्यों ना हमें एक शर्त में बदल दें। शर्त यह है कि अगर इन फूलों को कुछ नहीं होता है और मेरी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल साबित होती है तो तुम मुझे और हंसराज को मारवा हाउस में रहने की परमिशन दिलाओगी। बोलो, क्या तुम्हें ये मंजूर है? अनिका ने भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, पर अगर मेरी बात सच निकली तो आप अभी इसी वक्त सबके सामने आयशा मारवा से माफी मांगेंगे कि 20 साल पहले आप ही की वजह से उनका हंसता खिलता परिवार बर्बाद हुआ था। देविका को पिछले 20 साल से अगर अपने वतन वापस लौटने का डर लग रहा था तो सिर्फ एक ही बात को लेकर, क्योंकि यहाँ दिल्ली में लोग देविका को सिर्फ एक ही नज़र से देखते थे। देविका ने हंसराज की जिंदगी में आकर हंसराज के परिवार में आग लगा दी थी। ऊंचे घराने के कई लोग देविका को एक फैमिली ब्रेकर कहकर भी बुलाते थे। देविका को एक बात की खुशी जरूर थी कि देविका ने हंसराज को हमेशा के लिए आयशा से छीन लिया था, मगर देविका आयशा से वह पद कभी नहीं छीन सकी जो आयशा मारवा खानदान की बहू और रोहित की मां होने की वजह से पा चुकी थी। लोग अक्सर इस तरह की औरतों को कई नाम देकर बुलाते थे। देविका जानती थी कि उसकी पीठ पीछे खुद उसके रिश्तेदार भी देविका के बारे में बड़ी हल्की बात किया करते थे। देविका किसी भी तरह लोगों की नज़रों में अपनी भी इज्जत बनाना चाहती थी। आज अनिका ने फिर से इस तरह की शर्त रखकर देविका को अचानक ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। देविका जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनिका के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकती थी। इसलिए अपने गुस्से पर काबू करते हुए देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, यह किस तरह का शर्त रख रही हो तुम? क्या तुम जानती भी हो इसका मतलब क्या है? अनिका ने बिना सोचे तुरंत ही इस बात का जवाब देते हुए कहा, अभी अभी कुछ देर पहले आपने भी एक शर्त रखी थी और मैंने आपकी वह शर्त मंजूर की। मुझे लगता है मेरी शर्त भी मंजूर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको अपने इलाज पर इतना भरोसा है तब आपको शर्मिंदगी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि शर्त में मेरी हार होगी और आपकी जीत
तो फिर मुझे नहीं लगता आपको यह शर्त मानने से कोई एतराज होना चाहिए। कहीं न कहीं खुद देविका को भी अनिका की बात बिल्कुल ठीक लग रही थी। अमेरिका में रहते हुए भी देविका ने कई महीनों तक बॉटनी और फूलों की ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी हासिल की थी। देविका को अपनी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि इस तरह की शर्त रखकर अनिका ने सबके सामने देविका को शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, मगर वह एक बात भी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने यह शर्त मंजूर नहीं की तो हो सकता है कि आसपास खड़े लोग देविका की काबिलियत पर शक करने लगे। और इतने साल बाद अपने शहर में वापस लौटने के बाद देविका लोगों की नज़रों में अब नीचे नहीं गिरना चाहती थी। देविका ने अनिका की ओर देखकर कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर मैं तुमसे एक बात अभी ही कह देना चाहती हूँ। देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आपस की बात सिर्फ आपस में रहनी चाहिए। घर परिवार की बातें इस तरह लोगों के सामने करने से न सिर्फ तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, बल्कि मारवा खानदान को भी शर्मिंदा कर रही हो। और जहाँ तक बात रही इन फूलों की, तो एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। भले ही तुम्हारी काबिलियत का लोहा दुनिया मान चुकी हो, मगर अभी तुम उम्र में छोटी हो। मेरा एक्सपीरियंस तुमसे कई ज़्यादा है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इन फूलों में कोई खराबी नहीं होने वाली है। यह अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, फिर मेरे ख्याल से 2 घंटे काफ़ी हैं यह बात प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूँ या आप सही हैं। 2 घंटे के अंदर हमें पता चल जाएगा कि आपकी दी हुई दवाई की वजह से इन फूलों पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। आसपास खड़ी औरतें भी यह चैलेंज सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो गईं। ऊंचे खानदान की औरतों ने सोचा नहीं था कि एक सिंहासन में इस तरह का कोई मुकाबला देखना उन्हें नसीब होगा। वह तो यह सोचकर आई थी कि हमेशा की तरह एक बोरिंग फूलों के एक सिंहासन में उन्हें जबरदस्ती हाजिर हो देनी होगी और मुस्कुराकर एक दूसरे के सामने अपने नॉलेज का शो ऑफ करना होगा। मगर वह यह नहीं जानती थी कि आज एक सिंहासन में उन्हें इतना बड़ा मसाला मिलने वाला था, जो अगले 1 महीने तक उनकी किटी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला था। जैसे ही अनिका और देविका के बीच चैलेंज शुरू हुई, सारे लोग एक दूसरे के साथ तरह तरह की बातें करने लगे। सभी लोग अब 2 घंटे तक एक सिंहासन में रुकना चाहते थे, क्योंकि सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि अनिका और देविका के बीच में लगी शॉट कौन जीतता है। इसलिए जानबूझकर अलग अलग टॉपिक निकालकर लोग एक दूसरे के साथ बात करके वक्त बिताने की कोशिश कर रहे थे। जब देविका ने देखा कि सारे लोग बस इसी बात के इंतजार में एक सिंहासन में रुके हुए थे कि मुकाबले का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज का दिन देविका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था। अपने शहर में वापस लौटने के बाद अगर देविका यह शर्त जीत जाती है, तब देविका और हंसराज को डायरेक्ट मारवा हाउस में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर यह शर्त हार गई तो सबके सामने उसे अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वह भी उस औरत से जिसे वह जिंदगी में शायद सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को पास बुलाते हुए देविका ने कहा, देखो, मामला काफ़ी सीरियस हो चुका है। मैं भले ही इन पौधों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर हो सकता है कि लोगों के लिए सिर्फ यह एक शर्त जीतने हारने का जरिया हो। इसलिए हो सकता है कि कुछ लोग शर्त जीतने के लिए जानबूझकर इन पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसलिए आने वाले 2 घंटे तक इस पौधे पर तुम्हें काफ़ी कड़क निगरानी रखनी होगी। देखना कि कोई इस पौधे के करीब जाकर इसे छुए ना। जो मेहमान एक सिंहासन का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, उन्हें खास हिदायत दी जाए कि वह कुछ ही मीटर दूर से ही इन फूलों को देख सकते हैं। उस एक सिंहासन की सिक्योरिटी जिस एजेंसी को सौंपी गई थी, उस एजेंसी के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने देविका से कहा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मैडम, मैं यहाँ अपने 2 आदमी लगा कर रखता हूँ। इन फूलों के पास कोई नहीं आ सकेगा, यह बात की गारंटी मैं लेता हूँ। जितने भी मेहमान आएंगे उन्हें कुछ ही मीटर दूर से ही फूलों को देखने दिया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड से मिली तसल्ली के बाद देविका अपने खास मेहमानों को एंटरटेन करने के लिए वहां से चली गई। देविका मन ही मन काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि इस शर्त में जीत उसी की होने वाली है। बस उसे किसी तरह 2 घंटे बीतने का इंतजार था। जाने से पहले देविका ने एक आखिरी बार उस आर्किड के पौधे की ओर देखा।
येलो ऑर्किड के फूल काफी शानदार नजर आ रहे थे। हर तरफ से पौधों को एग्जामिन करने के बाद देविका को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि कम से कम कुछ दिनों तक तो इस पौधे को कोई आंच नहीं आने वाली थी। देविका खुद भी जानती थी कि उसकी दी हुई दवाई से शायद कोई साइड इफेक्ट पौधे पर हो सकती थी, मगर देविका ने सोचा था कि अगर कोई साइड इफेक्ट हुई भी तो पौधे पर यह साइड इफेक्ट दिखने में कम से कम 2 दिन हफ्तों का समय लग सकता था। जब अनिका और देविका के बीच में शर्त लगी तब आयशा अनिका का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गई। आयशा ने बड़ी ही धीमी आवाज में अपनी हैरानी जाहिर करते हुए अनिका से कहा, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो तुमने किस तरह की शर्त लगाई है? जरा देखो उन फूलों की ओर। तुम्हें लगता है कि 2 घंटे के अंदर इन फूलों पर किसी भी तरह का कोई असर होने वाला है? यह तो काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त यह फूल। इन फूलों की खूबसूरती तो यूरोप में भी इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही थी। जरूर देविका की दवाई ने अपना असर दिखाया है इस पौधे पर। तुम्हें यह शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखें, मैं भी नहीं चाहती कि पौधे को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। भले ही शायद मेरा फूलों के लिए जो प्यार है वह आप जितना नहीं है, मगर मैं भी ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज की हिफाजत करने के बारे में सोचती हूँ। मेरा बस चले तो इस दुनिया से बीमारियों का नामो निशान मिटा दूं, मगर कुछ चीजें मेरे बस में नहीं है, जैसे कि इस वक्त इस पौधे को ट्रीटमेंट देना बेहद जरूरी है, वरना इस पौधे को बहुत जल्द इन्फेक्शन लग सकता है और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी हालत में इस पौधे को बचाऊं। और आप फिक्र मत करना, साइड इफेक्ट के सिम्टम देखते ही मैं इस पौधे की ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। आयशा ने इंटरनेट पर फ्लावर गर्ल के बारे में सुना था, जो किसानों की मदद के लिए तरह तरह के नुस्खे बताया करती थी। अनिका की कुछ बात सुनकर आयशा के मन में अचानक ही एक बात बिजली की तरह चमकी। आयशा ने अनिका से अचानक ही पूछ लिया, क्या तुम ही इंटरनेट पर वह फ्लावर गर्ल हो जो किसानों को अपनी फसल बचाने में काफ़ी मदद करती हो और लोगों को अपने फूलों का इलाज करने में भी मदद करती हो? अनिका ने अचानक ही अपनी ओर फेंका हुआ सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, अगर मैं ही वो हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किस तरह उस पौधे को बचाया जाए। ना सिर्फ यह उस पौधे के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जरूरी है। अनिका की बात सुनते ही आयशा समझ चुकी थी कि अनिका किस ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही आयशा के चेहरे के हाव भाव बदले, अनिका ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने सब कुछ किस्मत के हवाले छोड़ रखा है। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपका घर, आपका ग्रीन हाउस बिल्कुल महफूज रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने बेटे को अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई बता देंगे। इस शर्त को जीतने के बाद मेरे 2 मकसद पूरे होंगे। एक तो यह कि मैं अपनी दोस्त, जिसे मैं कुछ दिनों पहले एक सुनसान विला में मिली थी, उसे इस समाज के सामने न्याय दिला सकूं। कम से कम भले ही मैं अपनी दोस्त को उसके खोए हुए 20 साल नहीं लौटा सकती, मगर कम से कम उसके साथ जिसने यह किया है सबके सामने उससे माफ़ी मंगवा सकूं। उसे माफ़ करना या ना करना यह आपके हाथ में है। हाँ, मगर उससे माफ़ी मंगवाना मेरे बस में है और वह मैं करवा कर रहूंगी। अनिका की यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आयशा ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी होने वाली बहू उसे दोस्त कहकर बुलाएगी। आयशा के दिल में अब अनिका के लिए इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। आयशा ने अनिका से कहा, देखो बेटा, हो सकता है कि मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सुनने के बाद रोहित की जिंदगी पर एक गहरा असर पड़े। यह भी हो सकता है कि आप लोग मुझसे नफरत करने लगे। बस इतना याद रखना कि जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है मैं उसे बदल नहीं सकती, मगर इसके बाद हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या सच्चाई सुनने के बाद अगर तुम्हें मुझसे नफरत हो गई तो तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आओगे? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए, मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखती, मगर इतना जरूर जानती हूँ, यह जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ हमारे पास प्यार बांटने के लिए वक्त नहीं है। आप नफरत की बात कर रही हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि माँ बेटे के बीच में जो दरार पड़ी है उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए।
अनिका और आयशा एक कोने में बैठे एक दूसरे के साथ बात करने लगे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब 2 घंटे बीत गए। शर्त पूरी होने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त बाकी था। तभी अचानक अनिका और आयशा के सामने देविका ने आकर कहा, अनिका बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, यह शर्त लगाना तो बिल्कुल फिजूल है। जरा देखो उन फूलों की ओर, यह तो हर गुजरती घड़ी के साथ ज्यादा निखरते जा रहे हैं। मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपने इलाज पर घमंड है। मैं तो बस सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी बीती बातें भुलाने के लिए तैयार हूँ। मैं, तुम, रोहित, हंसराज, हम सब बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते हैं। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। देविका की बात को पूरी तरह इग्नोर करके अनिका ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा, वैसे शर्त पूरी होने में अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। अनिका की यह बात सुनकर देविका के चेहरे पे हंसी आ गई। देविका ने अनिका से कहा, जो खराबी इतने घंटों में नहीं हुई, क्या तुम्हें लगता है कि आने वाले 5 मिनट में अचानक ही इन फूलों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि फूलों की हालत खराब हो जाएगी? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अनिका कि तुम अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा रखती हो। शर्त जीतने की लालच में तुम यह भी भूल गई हो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। अगर तुम यह शर्त हार गई तब भी मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा कि मैं तुमसे और रोहित से कितना प्यार करती हूँ। भले ही रोहित को मैंने जन्म नहीं दिया, मगर जब जन्म देने वाली माँ ने ही अपने बेटे का तिरस्कार किया था, तब रात दिन विदेश में रहने के बावजूद मैं सिर्फ और सिर्फ रोहित के बारे में सोचती रहती। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोहित ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना है। तुम न सिर्फ खूबसूरत हो मगर काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी हो। पता नहीं आयशा की बातों में आकर तुम्हें क्यों मुझसे नफरत होने लगी है, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आएगा। चलो 5 मिनट बाद कम से कम तुम मुझे मारवा खानदान से मिलने की परमिशन तो जरूर दिलवा दोगी। अब इस बात का पक्का यकीन हो गया है मुझे, और एक बार बिछड़े हुए खानदान में नजदीकियां बढ़ने लगी तब धीरे धीरे असलियत से भी पर्दा उठ जाएगा और तुम्हें आयशा का असली चेहरा नजर आएगा। जब देविका आयशा और अनिका के सामने यह सारी बातें कर रही थी, तब अचानक देविका का चीफ सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर देविका के पास आया। उसने देविका के कानों में कुछ कहा। देविका ने तुरंत घड़ी में टाइम देखा। शर्त पूरी होने में अभी 2 मिनट का वक्त बाकी था। देविका के चेहरे पे परेशानी साफ नजर आने लगी थी। अचानक ही अपनी आवाज ऊंची करते हुए देविका ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो वह फूल बिल्कुल तंदुरुस्त थे, फिर अचानक क्या हो गया? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पता नहीं मैडम क्या हो गया, मगर अभी 5 मिनट पहले फूलों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। गहरे काले धब्बे नजर आने लगे हैं फूलों पर। ऐसा लग रहा है जैसे पौधों को किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया है। हमने इससे पहले भी काफी फूलों के एक्सहिबिशन में सिक्योरिटी दी है। अक्सर कीड़े लगने की वजह से या किसी दवाई का साइड इफेक्ट होने की वजह से फूलों पर इस तरह के धब्बे नजर आते हैं। उस आदमी को चुप कराते हुए देविका ने कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ तुम्हारा काम है फूलों को सिक्योरिटी देना। अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाते और अब यहाँ फिजूल की बकवास कर रहे हो। सिक्योरिटी ऑफिसर देविका की ओर हैरानी से देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फूलों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी क्या गलती थी। धीरे धीरे बाकी लोग भी उस येलो आर्किड के आसपास इकट्ठा होने लगे। देविका तेजी से गार्डन के बीचों बीच रखे हुए उस रियर येलो आर्किड के पौधे की ओर आई। पौधे की हालत देखकर देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पौधे के साथ अचानक हो क्या गया था। वैसे यह बात तो देविका भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसने जो दवाई पौधे पर इस्तेमाल की थी वह काफी स्ट्रॉन्ग थी, मगर देविका ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह दवाई के साइड इफेक्ट इतने जल्दी पौधों पर नजर आने लगेगी। पौधों की कंडीशन देखकर सागर काफी परेशान हो गया। सागर ने देविका के पास आकर कहा, मैडम यह क्या हो गया पौधों को? देखिए मैंने आपसे कहा था अगर आप इनका इलाज करना नहीं जानती तो फिर इन पर कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अरे मैं एक बहुत बड़े लीगल मैटर में फंस सकता हूँ।
वह लोग कंपनसेशन के तौर पर न सिर्फ मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे, बल्कि वह लोग हमेशा हमेशा के लिए मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर करवा देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मेरे लिए यह फूल अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। सागर को चुप कराते हुए देविका ने कहा, अरे तुम्हारे सामने ही तो मैंने इलाज किया था इन फूलों का। यह कैसे हो सकता है कि अभी कुछ देर पहले तक जो पौधा इतना तंदुरुस्त था, अचानक ही उस पौधे में इस तरह की बीमारी लग जाए। मुझे पक्का यकीन है कि इन पौधों के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है। देविका का इस तरह का एलिगेशन सुनकर आसपास खड़े सारे लोग चौंक गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने देविका से कहा, मैडम आप कहना क्या चाहती हैं? पीछे से धीरे धीरे गार्डन के बीचों बीच चलकर आ रहे आयशा और अनिका की ओर देखकर देविका ने कहा, जरूर शर्त जीतने के लिए इन लोगों ने पौधों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ किया है। जरूर इन लोगों ने पौधों में कोई ऐसी चीज मिलाई है जिसकी वजह से पौधों की यह हालत हुई है। सिक्योरिटी ऑफिसर यह बात सुनते ही तुरंत अपने एक असिस्टेंट के साथ आगे आया और देविका से कहने लगा, मगर मैडम आपने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बाद मैंने अपने 4 असिस्टेंट को इन पौधों की रखवाली करने के लिए यहीं तैनात कर दिया था। मैं खुद यहीं पर खड़ा था। इन पौधों को मैं पर्सनली निगरानी कर रहा था। पिछली 2 घंटों में इस पौधों के आसपास भी कोई नहीं आया। जिन लोगों को इन फूलों की सुंदरता देखनी थी उसके लिए एक बाउंड्री बनाई गई है। देखिए, यह बाउंड्री इस पौधे से 5 मीटर की दूरी पर है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अपनी बात पूरी करके सबके सामने रखी तो देविका उस ऑफिसर की बात झुठलाते हुए कहने लगी, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी पर कोई भरोसा नहीं है। जरूर मेरे साथ साजिश करने की कोशिश की गई है। इन पौधों के साथ जरूर किसी ने छेड़खानी की है। सिक्योरिटी गार्ड के असिस्टेंट ने देविका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैडम अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हैं। सीसीटीवी फुटेज में आपको जरूर पता लग जाएगा इस पौधे के आसपास कोई नहीं आया। और आप इन दोनों औरतों की बात कर रही हैं, वह तो पिछले 2 घंटों से वहीं गार्डन के कोने में बैठी हुई एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ देख सकेंगे आप। देविका अब जान चुकी थी कि उसके पास अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह यह सब कुछ अनिका और आयशा की वजह से हुआ है, इसलिए लोगों के सामने अब यह इल्जाम लगाना सही नहीं होगा। अचानक ही देविका तेज सांसें लेने लगी। उसे पता था कि अब बहुत जल्द सबके सामने उसका सर शर्मिंदगी से झुकने वाला था, मगर किसी भी तरह उसे कोई प्लान सोचना होगा जिससे ऊंचे खानदान की औरतों में उसकी खोई हुई इज्जत वह फिर से पा सके। तभी एक काफी उम्र दराज औरत जो कि काफी ऊंचे और सोफिस्टिकेटेड खानदान की लग रही थी, वह देविका के पास आई और कहने लगी, देविका जी, अगर आप फूलों का और पौधों का इलाज करना नहीं जानती तो आपको इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। हम तो आपके एक्सहिबिशन में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि आपने अपने इनविटेशन में अपने बायोडाटा में बहुत कुछ लिखा था, मगर इतने साल के बोटेनिकल एक्सपीरियंस के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही की हमें उम्मीद नहीं थी। सागर वही देविका के पास खड़ा अब यह सोचने लगा कि वह अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचाएगा, क्योंकि अगर फूलों को कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी लीगल एक्शन ली जा सकती थी। सागर ने देविका के पास आकर कहा, देखिए, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। अगर इन फूलों को कुछ हो गया तो मेहरबानी करके कुछ भी कीजिए और इन फूलों को बचाइए। देविका हैरान होकर फूलों की ओर देखने लगी। पीले खुशबूदार आर्किड अब धीरे धीरे मुरझाने लगे थे। देविका जानती थी कि अब उसे बहुत जल्द किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए आसपास खड़ी औरतों को सामने देखकर देविका ने पूछा, क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जो इन पौधों को मरने से बचा सके? ऊंचे खानदान की सभी औरतें गार्डनिंग का शौक रखती थी, मगर इस वक्त आगे आकर वह अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनकी कही हुई बातों से फूलों को नहीं बचाया जा सका तो सबके सामने उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सागर भी अब जोर जोर से लोगों की ओर देखकर रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज, अगर कोई भी किसी ऐसे इंसान को जानता है जो फूलों के इलाज के बारे में जानकारी रखता है तो प्लीज मुझे बताइए।
सागर अच्छी तरह से जानता था कि फ्लावर गर्ल नाम की एक लड़की पिछले कुछ सालों से लोगों को इंटरनेट के जरिए पेड़ पौधों को बचाने की सलाह दिया करती थी। उस लड़की की मदद से कई किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाया था। सागर ने अपने आसपास खड़ी औरतों की ओर देखकर कहा, अगर आप में से कोई भी फ्लावर गर्ल का कांटेक्ट नंबर या उसे कांटेक्ट करने का तरीका जानता है तो प्लीज मुझे बताइए। मेरे ख्याल से अब वही एक रास्ता है। अगर इन फूलों को हमें बचाना है तो। सागर की बात सुनते ही आयशा ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, फ्लावर गर्ल और कोई नहीं बल्कि मेरी बहू अनिका है। आयशा की यह बात सुनकर एक्सहिबिशन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अनिका की खूबियों के बारे में सभी लोगों ने काफी बातें सुन रखी थी, मगर अब यह बात कि अनिका ही फ्लावर गर्ल थी उनके लिए मानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आयशा की बात पूरी होने के बाद देविका ने आगे बढ़ते हुए आयशा से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? अनिका को इन सबके बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऐसा झूठ भी फैलाने का क्या मतलब है? क्या तुम जानती नहीं कि अनिका बहुत जल्द मारवा खानदान की बहू बनने वाली है? इस तरह की अफवाह फैलाकर तुम पूरे खानदान को शर्मिंदा कर दोगी। देविका की बात को काटते हुए अनिका ने कहा, देखिए, मैं फ्लावर गर्ल हूँ या नहीं यह मुद्दा नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि क्या इन फूलों को बचाया जा सकता है या नहीं। और मैं आप लोगों से वादा तो नहीं कर सकती, मगर कोशिश जरूर कर सकती हूँ इन फूलों को बचाने की। सभी लोग अनिका की यह बात सुनकर चौंक गए। फूलों की हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि फूलों को अब बचाया जा सकता था। हर गुजरते पल के साथ फूलों का रंग उड़ता जा रहा था। लोग जान चुके थे कि अभी इन फूलों के पास बहुत कम वक्त बचा था। तभी वह औरत जो अभी अभी कुछ देर पहले देविका को खरी खोटी सुना रही थी, उसी औरत ने आयशा की ओर देखकर कहा, क्या तुम सच कह रही हो कि तुम्हारी बहू ही द फेमस फ्लावर गर्ल है? आयशा ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। आयशा का जवाब सुनते ही उस औरत के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। आयशा और अनिका की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए उस औरत ने कहा, अगर तुम फूलों को बचाने की विद्या जानती हो तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सागर भी उस औरत की बात का समर्थन करते हुए आगे आकर कहने लगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी। आयशा जी, हम सब जानते हैं कि आपको फूलों से कितना प्यार है। कई सालों से हम लोग फूलों की देखभाल करने के लिए आपसे सलाह लेते आए हैं। फूलों के प्रति आपका प्यार और आपका समर्पण देखकर हम सब आपकी काफी इज्जत करते हैं। मगर यह तो बहुत गलत बात कर दी है आपने। अगर आपकी बहू सचमुच फूलों को बचाने की विद्या जानती है तो आप मुझे पहले ही बता देती कि आपकी बहू ही फ्लावर गर्ल है। इस तरह से देविका जी को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए आपने उन्हें गलत इलाज करने की ही क्यों दिया? क्या आपके दिल में फूलों की जान की कोई परवाह नहीं? क्या आपको इन फूलों के लिए कोई इमोशंस नहीं है? आसपास खड़ी औरतों को कहीं न कहीं सागर की कही हुई बात भी सच लगने लगी थी। ऊंचे खानदान की औरतों को देविका और आयशा का रिश्ता अच्छी तरह से पता था। वो लोग भी जानती थी कि सौतन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, मगर किसी ने आयशा से यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फूलों की जान की परवाह न करते हुए वह अपनी सौतन को इस तरह के सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। सागर और बाकी लोगों की बातों का आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। लोग अब मन ही मन यह तय कर चुके थे कि आयशा ने जानबूझकर इतने रेयर फूलों की जान की परवाह न करके अपनी सौतन से बदला लेने के लिए यह सब कुछ किया था। तभी अचानक अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने ही आंटी से कहा था कि हम इन फूलों का इलाज नहीं करेंगे। लोग अनिका की बात सुनकर हैरान रह गए। अनिका ने सबके सामने यह कबूल किया था कि आयशा को उन फूलों का इलाज करने से अनिका ने ही रोक रखा था। सागर को फूलों से ज्यादा अपने ऊपर होने वाले लीगल एक्शन की पड़ी थी। वह अनिका के सामने आकर कहने लगा, मैडम, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती हैं। क्या एक डॉक्टर होने के नाते आपको यह भी नहीं पता कि पेड़ पौधों में, फूलों में भी जान होती है? तो क्या आपकी नजरों में सिर्फ इंसान की जान की कीमत है, इन फूलों की जान की कोई कीमत नहीं है? अनिका ने सागर की बातों पर मुस्कुराते हुए जवाब देते कहा,
ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज मेरे लिए काफी प्रीसियस है और मेरे पास जितनी भी जानकारी है उसके जरिए मैं ऊपर वाले की बनाई हर जान को बचाने की कोशिश करती रहूंगी। लोगों को अचानक ही अनिका की यह बदली हुई बात समझ में नहीं आ रही थी। एक तरफ तो अनिका ने आयशा को फूलों का इलाज करने से रोक रखा था और दूसरी तरफ वही अनिका कह रही थी कि वह फूलों की जान बचाने के लिए तैयार थी। सागर जो काफी कंफ्यूज था अनिका की ओर देखकर पूछने लगा, यह आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आप इस वक्त इन फूलों को बचा सकती हैं? अनिका ने सागर को शांत करते हुए कहा, देखिए आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। हाँ, इन फूलों को जरूर बचाया जा सकता है, मगर हर इलाज करने का एक तरीका अलग होता है। कल जब आयशा जी ने तुम्हें फोन किया था तब तक तुम फूलों को देविका जी ने बताई हुई दवाई दे चुके थे और मैं तभी ही जान चुकी थी कि फूलों के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। तुम्हें यह बात बताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि दवाई ने अपना असर करना शुरू कर दिया था। अब अगर मैं अपना इलाज फूलों पर शुरू करती और अपनी दवाई फूलों को देती तो एक साथ दो दवाई का असर इस पौधे के लिए जानलेवा हो सकता था। इसलिए किसी भी हालत में हमें वेट करना था कि कब पहले ही दी हुई दवाई पौधे पर अपना असर दिखाए। उसके बाद वो साइड इफेक्ट पौधे पर दिखना शुरू हो जाएगा और जब पहली दवाई पूरी तरह से अपना असर दिखा चुकी होगी उसके बाद ही हम दूसरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे एक इंसान के शरीर में अगर एक केमिकल मौजूद हो और उसे तुरंत दूसरा केमिकल दिया जाए तो दोनों केमिकल आपस में मिलकर इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरह इन पौधों का इलाज करने में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। एक बार पुराने केमिकल का असर पूरा हो जाए उसी के बाद दूसरा केमिकल दिया जा सकता है। आसपास खड़े सभी लोगों को अनिका की बात अब अच्छी तरह से समझ में आई थी। लोगों ने जब आयशा पर इस बात का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि आयशा को फूलों से प्यार नहीं था और सिर्फ अपनी सौतन को नीचा दिखाने के लिए वह फूलों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई थी, तब मन ही मन देविका काफी खुश हो गई थी। देविका का सिर्फ एक मकसद था, यह एक्सहिबिशन करने के पीछे कि वो किसी भी तरह आयशा को सबकी नज़रों में नीचा दिखा दे। अब चाहे वह किसी भी तरह से हो, आयशा को लोगों की नज़रों से गिराना देविका के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जब लोगों ने आयशा की नीयत पर शक करना शुरू किया तब मन ही मन देविका काफ़ी खुश हुई थी। मगर अब अनिका ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उससे सारे लोग यह समझ गए थे कि देविका ने बहुत बड़ी गलती की थी। बिना नॉलेज के उन नाजुक फूलों का इलाज करके सागर किसी भी कीमत पर उन फूलों को बचाना चाहता था। सागर ने अनिका के पास जाकर अनिका से कहा, देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर आपके पास इन फूलों का इलाज करने का तरीका है तो प्लीज इन फूलों का इलाज करने में मेरी मदद कीजिए। सागर की बात सुनते ही अनिका ने अपने पर्स से एक छोटी सी प्लास्टिक बैग निकाली। उस बैग में एक पाउडर भरा हुआ था। अनिका ने वह बैग सागर के हवाले करते हुए कहा, यह दवाई अभी इस पौधे पर छिड़क दो, कुछ पाउडर मिट्टी में भी छिड़क देना। इन फूलों के साथ इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वह कुछ ही घंटों में रुक जाएगा, मगर फूलों में इतनी जल्दी जान नहीं लौटेगी। 15 दिन तक इन फूलों का इलाज करने के बाद यह फूल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अनिका ने जिस तरह से यह बात की थी, सागर तुरंत अनिका की बात सुनकर कन्विंस हो गया। अनिका ने सागर को दवाई के इस्तेमाल करने का सारा तरीका भी बता दिया। आसपास खड़े सारे लोग भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर थी, इसलिए अनिका के इलाज पर शक करने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता था। अनिका ने सागर को यह भी बता दिया था कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स उन फूलों में हुए थे। देविका ने जो दवाई दी थी उसमें शामिल कौन से केमिकल की वजह से फूलों पर क्या असर हुआ था, यह बात भी अच्छी तरह से अनिका ने सबके सामने सागर को एक्सप्लेन कर दी। अनिका से इलाज करने का तरीका जानने के बाद सागर ने कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ना सिर्फ इन फूलों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि आपने मुझे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा लिया है। जैसे ही बाकी औरतों ने देखा कि अनिका ने किस तरह से फूलों की जान बचाने में सागर की मदद की थी, एक के बाद एक ऊंचे खानदान की औरतें
अनिका के पास आकर उसे बधाई देने लगी। कुछ औरतों ने अनिका से यहाँ तक कह दिया कि वो लोग अनिका से अपने गार्डन में रखे रेयर फूलों की देखभाल के लिए सलाह मशवरा करना चाहते हैं। मगर जैसे ही अनिका ने यह बात सुनी, अनिका ने उन लोगों से कहा, देखिए, मैं यह काम प्रोफेशनली नहीं करती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं कुछ चीज़ें जानती हूँ बॉटनी के बारे में, इसलिए मुझसे जितना हो सकता है उतना मदद करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी सलाह की ज़रूरत है तो आपको पहले मेरी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अनिका की यह बात सुनकर ऊंचे खानदान की औरतें समझ चुकी थी कि इस तरह से अनिका से मेलजोल बढ़ाने का फायदा नहीं होने वाला था। अनिका एक बेहद मशहूर डॉक्टर थी। अगर अपॉइंटमेंट लेकर अनिका से मिलने की कोशिश की जाए तो इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, और ज़्यादातर औरतों का मकसद सिर्फ इतना था कि पेड़ पौधों के बारे में सलाह मशवरा करने के बहाने से वह लोग अनिका से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा सके, क्योंकि भविष्य में शहर का और देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अनिका की हर बात मानने वाला था। यह बात अब सब लोग समझ चुके थे और देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के साथ अपने परिवार का रिश्ता बढ़ाने के लिए ऊंचे खानदान की औरतों को यह एक अच्छा मौका नजर आया था। मगर जैसे ही अनिका ने अपॉइंटमेंट की बात कही, सबके चेहरे पर मायूसी नजर आने लगी। तभी अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मैं हर 15 दिन में आयशा के विला में उनके ग्रीन हाउस में रखे फूलों की सेहत देखने के लिए जाती हूँ। अगर आपको भी मुझसे सलाह मशवरा करना है तो ठीक उसी वक्त आप वहाँ आ सकती हैं। जैसे ही ऊंचे खानदान की औरतों ने यह बात सुनी, सभी लोगों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लगी। मगर वहीं भीड़ के बीचों बीच खड़ी देविका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अनिका ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलकर फिर से लोगों की नज़रों में आयशा को बहुत ऊपर बिठा दिया था। अब ऊंची खानदान की औरतें जान चुकी थीं कि अगर उन्हें अनिका के साथ रिश्ते बनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें आयशा के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। देविका ने जो सोचा था वही हुआ। ऊंचे खानदान के सभी औरतें लगातार आयशा से मेलजोल बढ़ाने के लिए एक के बाद एक आगे बढ़कर आयशा को यह पूछने लगी कि क्या वह आयशा का ग्रीन हाउस देखने के लिए आ सकती हैं। अचानक ही इतनी सारी औरतों को एक साथ बात करते हुए देखकर आयशा काफ़ी परेशान नजर आने लगी। पिछले कई सालों से लोगों ने आयशा को जैसे समाज से बेदखल कर दिया था, मगर आज अचानक ही जब अनिका ने इस तरह की बात करके सबके सामने कही, तो वही औरतें जो आयशा के पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करती थीं, अब आयशा के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए आयशा के साथ बड़े ही रिस्पेक्ट से बातें करने लगी थीं। देविका से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। देविका दबे पांव किसी तरह अपने एक्सहिबिशन से छुपकर निकलना चाहती थी, मगर इससे पहले कि देविका ऐसा कुछ कर पाती, अनिका ने देविका के सामने जाकर कहा, वैसे आप भूल रही हैं आंटी जी कि हमारे बीच एक शर्त लगी थी और अब उस शर्त को पूरा करने का वक्त आ गया है। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, एक्सहिबिशन में सारी औरतें खामोश हो गईं। सारी औरतों की खामोशी अब देविका के कानों में चुभने लगी थी। सारी औरतें अब देविका की ओर देख करने लगी थीं। देविका जानती थी कि अब शर्त को पूरी करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, मगर शर्त के मुताबिक देविका को सबके सामने आयशा से माफ़ी मांगनी थी कि सालों पहले देविका ने आयशा से उसका पति चुराकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। किसी भी औरत के लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई हो ही नहीं सकती थी कि उसने एक शादीशुदा मर्द को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर अपनी बीवी से अलग करवाया था। सारी ऊंचे खानदान की औरतें तमाशा देखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थीं। देविका की धीरे धीरे सांसें तेज होने लगी। वह किसी तरह अपना मुंह छुपाकर वहां से जाना चाहती थी, मगर वह जानती थी कि अब उसके लिए ऐसा करना नामुमकिन था। देविका ने लंबी खामोशी के बाद धीरे से अपने कदम आयशा की ओर बढ़ाए। आयशा के ठीक सामने खड़े रहकर देविका ने कहा, मुझे माफ कर देना आयशा, मगर क्या करूं, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में थे। उस वक्त हमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमारे लिए हर रंग एक समान था। हमारे लिए एक साथ जीना सबसे ज़्यादा मायने रखता था। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। हम जानते थे
कि हम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं और इसीलिए हंसराज ने भी मारवा खानदान की प्रॉपर्टी और उनकी दौलत से एक भी रुपये की उम्मीद किए बिना सब कुछ तुम्हारे हवाले करने का फैसला लिया। और इस फैसले में मैं भी उनके साथ थी। हमें तुमसे तुम्हारे कोई अधिकार नहीं छीनने थे और इसीलिए जेब में एक फूटी कौड़ी लिए बिना हम लोग देश छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती होगी, मगर तुम इतना तो जरूर समझ पाती होगी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हंसराज ने धन दौलत, अपने परिवार, इन सबसे ऊपर मुझे समझा, मेरे प्यार को समझा और इसीलिए मारवा खानदान से बिना कोई अधिकार लिए वह मुझे लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। मेरे लिए भी इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि हंसराज मुझे इतना प्यार करते हैं। हाँ, हमारे प्यार की वजह से तुम्हारे दिल में उठ रही नफरत को मैं समझ सकती हूँ। बस इसीलिए हाथ जोड़कर सबके सामने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देविका ने इस तरह की बात करके सबको चौंका दिया था। देविका ने आयशा से माफ़ी जरूर मांगी थी, मगर सबकी नज़रों में देविका ने अपने प्यार को ऊंचा कर दिया था। देविका ने सबके सामने यह साबित कर दिया था कि हंसराज देविका से बेतहा प्यार करते थे। आयशा को सबके सामने इससे नीचा नहीं दिखाया जा सकता था कि उसका पति शादीशुदा होने के बावजूद किसी और औरत से इतना प्यार करता था कि उसने धन दौलत, मारवा खानदान की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ठोकर मारकर किसी और लड़की को अपना बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देविका ने जिस तरीके से माफ़ी मांगी थी वह सुनकर खुद अनिका हैरान हो गई थी। अनिका ने यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयशा मारवा की खोई हुई इज्जत समाज में वापस लौटाने के लिए किया था, मगर देविका ने एक ऐसी चाल चली जिससे आयशा के स्वाभिमान को शायद जिंदगी में आज सबसे ज्यादा ठेस लगी थी। देविका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? आयशा हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगी। आयशा नहीं जानती थी कि देविका उससे क्या मांगना चाहती थी, मगर आयशा एक चीज अच्छी तरह से जानती थी कि जो औरत उसके सामने इस समय खड़ी थी उसने धीरे धीरे उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया था। पहले उसका पति, उसके बाद धीरे धीरे आयशा की जिंदगी से एक के बाद एक सब कुछ छीनता चला गया था। मारवा परिवार का साथ और उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज रोहित का बचपन भी कहीं न कहीं देविका की वजह से ही आयशा से छीना गया था। आज जब देविका ने आयशा के सामने कुछ मांगने की बात रखी तो कहीं न कहीं आयशा के मन में एक डर सा छा गया था। देविका ने बड़े ही धीमी आवाज में बड़े रिस्पेक्ट के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए आयशा से कहा, प्लीज क्या तुम मुझे मारवा खानदान के साथ एक मुलाकात के लिए रोहित को राजी कर सकती हो? आयशा खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। वो जानती थी कि रोहित एक काफी इंडिपेंडेंट लड़का था। किसी के कहने में आकर वह अपने फैसले नहीं बदलता था, इसलिए आयशा खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। जब आयशा ने मुड़कर पीछे खड़ी अनिका की ओर देखा तो अनिका समझ गई थी कि आयशा इस वक्त काफी कंफ्यूज थी। इसलिए आयशा के पास आते हुए अनिका ने देविका के इस सवाल का जवाब दिया। अनिका ने कहा, देखिए, आप जैसा समझ रही हैं यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। रोहित ने एक बार जो फैसला कर लिया होता है उसे सिर्फ वह खुद बदल सकता है। हमारे कहने से या किसी के भी कहने में आकर रोहित अपने फैसले नहीं बदल सकला करता। अगर आपको मारवा परिवार के साथ मुलाकात करनी है तो आपको रोहित के साथ बात करनी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे साथ शर्त रखी थी कि अगर मैं यह शर्त हार जाती हूँ तो किसी भी हालत में आपकी मुलाकात मारवा खानदान के साथ करवाऊंगी। मैंने यह शर्त सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट की थी क्योंकि मैं जानती थी कि फूलों का अंजाम क्या होने वाला था। देविका को अपना जवाब मिल चुका था। वह जानती थी कि अब यहाँ अपनी एड़ियाँ रगड़ने का कोई फायदा नहीं था। रोहित के दिल में और मारवा परिवार के घर में जगह बनाने के लिए देविका और हंसराज को कोई और चाल चलनी होगी। मगर अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए देविका ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ आयशा से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो हम इसी शहर में हैं, किसी न किसी बहाने से जरूर मिलते रहेंगे। यह कहने के बाद देविका ने बाकी औरतों की ओर मुड़कर कहा,
देखिए, आप लोग एक्सहिबिशन एंजॉय कीजिए, मुझे इस वक्त किसी ज़रूरी काम से जाना होगा। मगर हाँ, आप सबके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है, कोई खाना खाए बिना यहाँ से जाइएगा नहीं। यह कहते हुए देविका ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सबसे अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। अब सभी औरतें यह सोचने लगी थी कि देविका ने चाहे हंसराज मारवा के साथ प्यार करने की गलती कर दी थी, मगर कहीं न कहीं उसके प्यार में सच्चाई थी। देविका ने हारी हुई बाजी भी अपने नाम कर ली थी। देविका का पहनावा, उसके चलने की स्टाइल, बात करने का तरीका, सब कुछ काफी विनम्रता भरा था। ऊंचे खानदान की औरतों को सर झुकाकर बात करने वाली औरतें काफी पसंद आती थीं और देविका ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने आप को सबकी नजरों में काफी जेंटल और पोलाइट साबित कर दिया था। शर्त हारने के बाद देविका ज्यादा देर तक सबके बीच रहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए काम का बहाना बनाकर बड़े ही आराम से वह एक्सहिबिशन से निकल गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि देविका लोगों के सामने जो नाटक कर रही थी यह उसका असली चेहरा नहीं था। अनिका बार बार देविका के आयशा से कहीं आखिरी बार पर गौर करना शुरू किया। देविका ने कहा था कि अब तो वह इसी शहर में रहने वाली है, तो बार बार मुलाकात होती रहेगी। अनिका की समझ में यह नहीं आ रहा था कि फॉरेन में इतना इस्टेब्लिश्ड बिजनेस छोड़कर हंसराज मारवा देविका के साथ दिल्ली वापस क्यों आया था। अनिका को कहीं न कहीं इसमें उन दोनों की एक गहरी चाल नजर आ रही थी। जरूर दिल्ली आने के पीछे दोनों के पास कोई बहुत बड़ी वजह थी और अनिका जल्द से जल्द वह वजह जानना चाहती थी। देविका के नीचे आने के बाद ऊंचे खानदान की सारी औरतें एक्सहिबिशन में फूलों को प्यार करने का नकाब निकालकर सिर्फ आयशा और अनिका के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए उनके साथ तरह तरह की बातें करने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में आयशा और अनिका दोनों काफी परेशान होकर एक्सहिबिशन से किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर बाहर निकल गए। अनिका कार ड्राइव करके आयशा को फिर से अपने विला की ओर ले जाने लगी। पूरे रास्ते अनिका चुपचाप कुछ सोचती रही। आयशा ने कई बार अनिका के साथ बात करने की कोशिश की, मगर अनिका ने आयशा की बातों की ओर ध्यान न दिया। अनिका को देखकर आयशा समझ चुकी थी कि जरूर अनिका मन ही मन कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात सोच रही थी। कुछ ही देर में कार आयशा की विला के अंदर दाखिल हुई। तभी दोनों की नजर बाहर खड़ी एक बड़ी सी लग्जरियस कार पर पड़ी। कार को देखते ही अनिका और आयशा दोनों समझ चुके थे कि रोहित विला के अंदर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही आयशा और अनिका विला के अंदर दाखिल हुए, आयशा ने देखा कि रोहित बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। आयशा को देखकर रोहित ने अपना लैपटॉप सामने की टीपॉय पर रखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए आयशा और अनिका की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम दोनों को थोड़ी देर और लगेगी। रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखकर आयशा ने कहा, क्या तुम यह बात भी जानते हो कि अनिका सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि फूलों का भी इलाज करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। फ्लावर गर्ल नाम से मशहूर बॉटनी की जानकार और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली बीवी अनिका है। क्या यह राज तुम पहले से जानते थे? रोहित को फ्लावर गर्ल के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही रोहित को फूलों की देखभाल करने में कोई खास दिलचस्पी थी। रोहित ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि अनिका के अंदर और कितने हुनर छिपे हैं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर अनिका ने कोई काम अपने हाथ में लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह काम पूरा ना करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि अनिका की वजह से आप मुझे अपने अतीत से जुड़ा सबसे बड़ा राज पता चलेगा। तो बताइए क्या है हकीकत? रोहित की ये बात सुनते ही आयशा पूरी तरह से शॉक हो गई। रोहित ने सीधे पॉइंट पर आकर बात कही थी, पर अब आयशा भी अच्छी तरह जानती थी कि वह रोहित से अब कोई बात छुपा नहीं सकती थी। आयशा ने रोहित और अनिका की ओर मुड़कर देखा और कहा, क्या हम ग्रीन हाउस में चलकर बात कर सकते हैं? यह कहने के बाद आयशा कमरे से बाहर निकलकर अपने ग्रीन हाउस की ओर जाने लगी। आयशा जब भी ज्यादा खुशी महसूस करती या अपने आप को ज्यादा लो महसूस करती, तब वह ग्रीन हाउस में अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ जाती। आज खुद आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में चल रही इमोशन खुशी के थे या फिर दुख के थे। अपने सीने में जो राज
आयशा ने 20 साल से दबा कर रखा था। क्या वह आज अपने बेटे को बताते वक्त आयशा को खुशी महसूस हो रही थी या उसे किसी आने वाले बहुत बड़े तूफान का डर सता रहा था? यह बात तय करना खुद आयशा के लिए काफी मुश्किल हो गया था। आयशा ने ग्रीन हाउस में रखी हुई एक बेंच पर बैठकर अनिका और रोहित से कहा, आओ तुम लोग भी यहीं बैठ जाओ। रोहित बड़े ही ध्यान से आयशा के हर एक्सप्रेशन को देख रहा था। रोहित बेंच के सामने पड़ी एक छोटी सी स्टूल पर जाकर बैठ गया। अनिका ठीक आयशा के बगल में जाकर बैठ गई। आयशा का चेहरा झुका हुआ था, नजरें भी बिल्कुल झुकी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बात वह रोहित और अनिका से कहने वाली थी, वह बात कहने से वह काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बात कहां से शुरू करें। तभी अचानक रोहित ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या यह बात मेरी किडनैपिंग से जुड़ी हुई है? रोहित की बात सुनकर आयशा बिल्कुल चौंक गई। आयशा ने अपनी नजरें उठाकर जब रोहित की ओर देखा, तब रोहित ने यह महसूस किया कि जरूर उसने जो बात सोची थी उसमें सच्चाई थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मुझे याद है कि मैं जब 5 साल का था तब अचानक एक औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें माँ कहकर पुकारूं। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि जब मैंने उस औरत को माँ कहने से मना किया, उसकी कुछ ही पल बाद मैं अगवा कर लिया गया था। एक टेम्पो में डालकर मुझे घर से काफी दूर ले जाया गया। अचानक ही मेरे किडनैपर्स एक आदमी के साथ बात करने लगे। वह आदमी अचानक उनके साथ मारपीट करने लगा। मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला और किसी तरह मैं वापस मारवा हाउस पहुंच गया। मैं सिर्फ 5 साल का था, इसलिए उस किडनैपिंग की हर डिटेल मुझे पता नहीं है, मगर जब आपने मेरा तिरस्कार कर दिया उसके बाद मैं कई सालों तक सोचता रहा कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक माँ ने अपने ही बेटे को अपने आप से अलग कर दिया। बार बार इस बात को हर एंगल से सोचने के बाद मुझे अचानक यह ख्याल आया कि जरूर उस किडनैपिंग से जुड़ा कोई राज है जिसकी वजह से आपके और मेरे रिश्ते में इतनी बड़ी दरार पैदा हुई थी। जब मैं छोटा था तब मैं यही सोचा करता था कि शायद मेरी ही अकल और सूझबूझ की वजह से मैं उस खतरनाक लोगों के चंगुल से भागने में कामयाब हुआ। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया मैं मैच्योर होने लगा। तब अचानक मुझे बार बार किडनैपिंग की पूरी सीक्वेंस याद आने लगी। यह कैसे हो सकता था कि अचानक ही वह आदमी मेरे किडनैपर से मिला और अचानक ही वह उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। हो सकता है कि वह आदमी मुझे बचाने के लिए ही वहां पहुंचा हो। क्या वह आदमी आपने भेजा था? रोहित के इस सवाल पर आयशा बस चुपचाप रोहित की देखने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस किडनैपर्स ने ना ही घर पर फोन करके पैसों की डिमांड की थी और ना ही कुछ और शर्त रखी थी। वह बस मुझे किडनैप करके घर से बहुत दूर ले जा रहे थे। इसका मतलब साफ था कि वह लोग मेरी जान लेना चाहते थे। रोहित की ये बात सुनते ही आयशा की सांसें तेज होने लगी। रोहित ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए आयशा से पूछा, सच बताइए मुझे, उस आदमी को क्या आप ही ने मुझे बचाने के लिए भेजा था? आयशा ने बस धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। जब रोहित ने आयशा का रिएक्शन देखा तब रोहित आयशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, बताइए मुझे कौन था वह आदमी और अपनी जान को खतरे में डालकर वह मेरी जान बचाने क्यों आया था? क्या आपने किसी को पैसे दिए थे या किसी से मदद मांगी थी या कुछ और? मुझे बताइए उस आदमी के साथ आपका रिश्ता क्या था और उस आदमी का मेरे साथ रिश्ता क्या है? आज आपको सब सच सच बताना ही होगा। आयशा ये जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे अपने अतीत के बारे में रोहित को सब कुछ बताना ही होगा। आयशा ने बड़ी ही धीमी आवाज में रोहित से कहा, सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मेरी एक बहुत पुरानी कहानी सुननी होगी। यह कहानी 20 साल पुरानी नहीं है बल्कि उससे भी पहले की है। यह कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के दिनों से। आयशा की बात सुनकर रोहित और अनिका दोनों हैरान हो गए। रोहित जानना चाहता था कि आखिर वह क्या कहानी थी जो उसकी माँ ने सालों साल तक अपने सीने में छुपा कर रखी थी।
कौन था वह आदमी जो अपनी जान जोखिम में डालकर 5 साल के रोहित को एक फरिश्ते की तरह बचाने के लिए पहुंच गया था? और आखिर उस आदमी का आयशा के कॉलेज से क्या संबंध था?